नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। योगी आदित्यनाथ ने अपनी बहुत ही भयंकर वाली ऐतिहासिक वाली बेइज्जती करवाई है। हालांकि ऐसा नहीं है पहली बार हुई है, लेकिन इस बार ऐतिहासिक है, बीभत्स है। बेइज्जती अपने आप में ही निगेटिव वर्ड है, लेकिन बीभत्स बेइज्जती इसको मैं कहूँ। बेइज्जती का भी जो चरम होता है, चरम अवस्था बेइज्जती की, वो है। और इस चरम अवस्था में योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं कि असली चेहरा भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग जो भी इसमें देखे, 24 देखे, 24,000 लोग ये वीडियो देखे, वो लोग पहचान लें कि कैसे लोगों के हाथ में अपनी तकदीर, अपना प्रदेश, अपना सूबा, अपना भविष्य कैसे लोगों के हाथ में सौंपा है। इनकी मानसिकता कितनी घटिया है, कितनी घटिया मानसिकता है, कितनी विकृत मानसिकता है, विकृत मानसिकता है। ये सब आज इस वीडियो में हम लाएंगे। इस विकृत मानसिकता वाले लोगों के हाथ में हम कैसे अपनी तकदीर दे सकते हैं। और ये सब बोल रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी पे बोल रहा हूं। महाराज जी के हाथ में ताकत है, दोनों हाथ से दमन करने की आदत है, कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बेइज्जती, बेइज्जती ये सिर्फ नहीं है, ये हकीकत थी। और इस विकृत मानसिकता को सामने लाने वाले खुद योगी आदित्यनाथ हैं। इस बार शाह को और केशव को कुछ नहीं करना पड़ा है। मैं एक एक करके कड़ियां खोलूंगा, लेकिन एक वीडियो आपको सुनाता हूं। और वीडियो सुनाने से पहले दीपक कबीर साहब को मैंने जोड़ा है साथ में, उनको भी स्क्रीन पर ले लेते हैं। और अब इसके बाद कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा वीडियो चला दें। एक वीडियो था, बुलेट ट्रेन चला दूंगा, सद्भावना एक्सप्रेस चला दूंगा, जरा चलवा दीजिए एक बार कंट्रोल रूम, फिर हम चलाते हैं अपनी वाली। की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि बेटी को। हाँ, बुलेट ट्रेन, सद्भावना, अब सब आपने सुन लिया और बता दिया है माननीय महाराज जी ने कि महिला सुरक्षा सर्वोच्च है। लेकिन झूठ बोल रहे हैं। इनके लिए सर्वोच्च है नफरत, इनके लिए सर्वोच्च है विभाजन, इनके लिए सर्वोच्च है जहर, समाज में बोना, इंजेक्ट करना। उसका सबूत रखेंगे, सबूत रखेंगे, अभी रख रहे हैं। हम नाम आपको बता रहे हैं, नाम गौर से सुनिएगा। जिस गोमती नगर की घटना की बात हो रही है, जब बारिश में, घंटे भर की बारिश में पूरा लखनऊ वेनिस बन गया था, झील में तब्दील हो गया था, तो वहां पर कुछ लफंगे, कुछ आवारा, कुछ गुंडे वो राह चलते लोगों को छेड़ रहे थे, तंग कर रहे थे। वो महिलाओं को भी नहीं बख्श रहे थे। ऐसा घृणित काम करने वाले 16 लोगों की सूची पुलिस ने बना ली थी। 16। विधानसभा में माननीय महाराज जी ने कहा पवन यादव और अरबाज यही है सद्भावना वाले लोग, समाजवादी पार्टी के, विपक्ष के। बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे। आपको 16 नाम हम बताएंगे, 16 नाम सुनिए। और अगर आप इंसान होंगे, मैं व्यूअर्स से भी हमेशा कहता हूं एक बात, आप मत देखिए न्यूज लॉन्चर, मत सुनिए मुझे, इस प्लेटफॉर्म पर किसी को मत सुनिए, लेकिन आपके नफरती एजेंडे को तुष्ट करने के लिए हम कतई उसका टूल नहीं बन सकते। अगर आप इंसान हैं, बड़े कड़वे शब्द में आप इंसान हैं, ये 16 नाम सुनिएगा और आंख बंद करके सोचिएगा कि किसके हाथ में आपकी किस्मत है। ये नाम सुनिए, एक लाइन से सुनिए, गौर से सुनिए। अभिषेक साहू, जय किशन, कृष्णकांत गुप्ता, कृष्णकांत गुप्ता, अभिषेक तिवारी, अभिषेक तिवारी, मनोज कुमार, विकास भंडारी,
आशीष सिंह, आशीष सिंह, प्रियांशु शर्मा, प्रियांशु शर्मा, रिपीट कर रहा हूं इसमें, अनिल कुमार, रतन गुप्ता, अर्जुन अग्रहरी, विराज साहू, सुनील कुमार, और आगे वो सद्भावना एक्सप्रेस और बुलेट ट्रेन वाले नाम भी हैं, वो भी बता देता हूं, मोहम्मद अरबाज और पवन यादव। लेकिन सोचिए, ऐसा लग रहा है ये भाषण जो था विधानसभा में, ये मुख्यमंत्री का नहीं हो, ये 24 करोड़ लोगों के अभिभावक का भाषण नहीं हो सकता है। ये किसी 500-700 लोगों की सेना चलाने वाले किसी नफरती का भाषण हो सकता है। पवन यादव और अरबाज नाम लेके जोर दे करके, कहां है आशीष सिंह का नाम, कहां है अभिषेक तिवारी, कहां है कृष्णकांत गुप्ता, कहां है अभिषेक साहू, कहां है अर्जुन अग्रहरी, कहां है विराज साहू, कहां है रतन गुप्ता, कहां है विकास भंडारी। और इसके बाद कहते हैं कि प्रतिष्ठा तो मठ में भी इससे ज्यादा ही मिल जाती। हुजूर, प्रतिष्ठा के लिए पहले मस्तिष्क मानस को साफ रखना पड़ता है। प्रतिष्ठा कहीं नहीं मिलती, न मठ में मिलती है और न मुख्यमंत्री कुर्सी पे मिलती है। अगर इंसान की मानसिकता विकृत हो तो, विकृत मानसिकता वाले को कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलती। मठ में जो प्रतिष्ठा है वो आपके नाम के तेज की प्रतिष्ठा नहीं है, उस पीठ की प्रतिष्ठा है, उस पीठ की प्रतिष्ठा है, आपकी प्रतिष्ठा नहीं है। दीपक भाई के पास अब सीधा चलता हूं। दीपक भाई, ये नाम देखने के बाद मैं भीतर से जो कहते ना कि वो इंसान के रूप में, पत्रकार ही नहीं इंसान के रूप में इतना क्षोभ होता है कि क्या हम लोग किसके हाथ में अपनी किस्मत सौंप के बैठे हैं? यही हमारा रहनुमा है। ये बताइए, सिलेक्टेड नाम लेकर के दो, क्या बोलना चाहते हैं, कौन से नफरत को? ये हार के बाद भी इन्हें फर्क नहीं है, ये देश को डुबा करके ही मानेंगे ये लोग क्या? दीपक भाई, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो भी किया, हालांकि बेपर्दा हो गए। हाँ, आज देखिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है और अब इतने मासूम नहीं बचे हैं कि आप जो कहोगे मान लेंगे। लखनऊ की घटना थी, मैं आपको बताता हूँ ये हुई कैसे। लखनऊ में कल जलभराव हुआ। पहली बात तो 10 साल से मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, पूरे देश में नगर पालिका लखनऊ में कितने वर्षों से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है? हाँ, नगर निगम, हाँ, मुख्यमंत्री को नगर विकास मंत्री को बुलाना चाहिए। मुख्यमंत्री को नगर विकास मंत्री कब से बने बैठे हैं, मुख्यमंत्री को अपने अंदर में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को नगर पालिका को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कब्जे की नगर पालिका है, ये जलभराव होता क्यों है? अभी तो छेड़छाड़ हो गई, खिलवाड़ में मर जाए, कारें जाम हो जाए, अंदर लोग घुट के मर जाए, बड़े हादसे हो जाए, दिल्ली जैसे हो जाए। आपकी चिंता वो नहीं हो रही है कि पूरा लखनऊ कैसे जाम हो रहा है। पहली बात तो ये है कि तुम्हारी नगर पालिका सस्पेंड क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारा नगर विकास मंत्री कर क्या रहा है कि लखनऊ का वो जो जगह है वो ताज होटल के बगल में है, 5 सितारा, जहां ये हर चौथे दिन जाते हैं, जहां बड़े बड़े न्यूज चैनल अपने प्रोग्राम करते हैं, क्रिस्टल हॉल में, ताज होटल के सामने है, बगल में पूरा इनका सीओ ऑफिस है, ये है, तमाशा है। आप क्या कर रहे हो? आपको अपनी पहले देखना, करोड़ों रुपए के जो ठेके बट गए हैं, नालियां नहीं साफ हुई, हुआ कैसे जल भराव भाई? ये रोज का तमाशा हो रहा है, वो नहीं देखेंगे। दूसरी चीज, अब आते हैं उत्पीड़न पे। आप एक समाज में, पहली बात तो जो उन्होंने किया, लेकिन मैं उसकी तहों में भी जाऊंगा, कई तहें हैं उसकी। उन्होंने कहा सूची है उनके पास। आपको मालूम है ये घटना प्रकाश में कैसे आई? अमर उजाला का पत्रकार, अमर उजाला का फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद इमरान वहां खड़ा था, उसका कैमरा खराब हो गया। महंगे महंगे कैमरे होते हैं, उसका कैमरा खराब हो गया। उसने ये फोटो खींच के, उसने फोटो से हमें सोचा कि हम मुसलमानों को किनारे कर दें या हिंदुओं को किनारे कर दें या यादव को किनारे कर दें या पंडितों को किनारे कर दें। वो एक पत्रकार की ड्यूटी निभा रहा है, मोहम्मद इमरान। और आप क्या कर रहे हो? उसने फोटो ली है,
तब जाके जो ये हाईलाइट हुआ है। फिर उसके आधार पे पहचान हुई। जब जनता नाराज हुई, जनता ने ये नहीं देखा, जनता को नहीं मालूम था कौन हिंदू है, कौन यादव है, कौन पंडित है, कौन साहू है, कौन मुसलमान है। जनता नाराज हुई क्योंकि ये गलत हो रहा था, ये लखनवी तहजीब के खिलाफ था। अब लखनवी तहजीब क्या है? लखनवी तहजीब ये है कि आपके सांसद राज्यसभा के और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पैदा ही इसलिए हुए थे, उनको बचाया गया था कि उनको शियाओं के हाथ में दे दिया गया था। दिनेश शर्मा का बयान पढ़िए कि वो उनके बच्चे नहीं बचते थे तो उनकी अम्मा ने उनको जो है बेच दिया था या कुछ ऐसा किया था कि बच जाएं, इसलिए वो मुहर्रम मनाते थे, हुसैन को मानते थे। पढ़िए उनका, दिनेश शर्मा का। ये लखनवी तहजीब है, जहां अकेला लखनऊ है जहां पे बड़े मंगल का मेले लगते हैं जेठ के, और कहीं नहीं लगते हैं। और इसकी शुरुआत कहां से हुई है? सबीलों के समय में जेठ से हुआ था। मंदिर किसने बनवाया है? मंदिर के ऊपर चांद तारा लगा हुआ है, क्यों? किसने ये सब शुरू किया है? ये उस लखनवी तहजीब की बात हो रही थी जहां वाजिद अली शाह कृष्ण बनते थे, जहां होली और मुहर्रम अगर एक साथ पड़ जाए, मुहर्रम गमी का त्योहार होता है, शिया नवाब होते हैं लखनऊ में, लेकिन मुहर्रम गमी के त्योहार, लोग कपड़े नहीं पहनते लाल रंग के और बाकी चमकीले रंगों के, काले और दुख के मतलब काही ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। उस मुहर्रम में होली और मुहर्रम साथ पड़ जाती है तो नवाब कहते हैं कि नहीं, इतने दोपहर तक होली मनाई जाएगी, उसके बाद मुहर्रम होगा। आप बताते हो रंग के छींटे पड़ जाते हैं, बताते हैं दोपहर तक होली होगी, उसके बाद मुहर्रम होगा। किसने लिखा है कृष्ण और राधा की कहानियां? किसने लिखा है ये सारी चीजें? आप, और मतलब कोई मामूली लोग नहीं, खुद नवाब लिख रहा है। उस लखनवी तहजीब की बात हो रही थी, और उस लखनवी तहजीब को जहां कुछ लड़के शर्मसार कर रहे थे, वहां इस सूबे के मुख्यमंत्री ने शर्मसार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सूची आई है। आपने महाभारत सुनी होगी, महाभारत में द्रोणाचार्य को हराया नहीं जा पा रहा था तो धूर्तता करी गई थी, कुटिलता करी गई थी, और वो कुटिलता ये थी कि कह दिया गया कि द्रोणाचार्य को हराने के लिए कि कह दो अश्वत्थामा मारा गया, और द्रोणाचार्य उदास होकर रख देंगे और तब मार देना। तो अश्वत्थामा नहीं मारा गया था, हाथी मारा गया था। और जब युधिष्ठिर से उन्होंने कहा हम युधिष्ठिर की बात का सिर्फ यकीन कर सकते हैं, युधिष्ठिर धर्मराज थे, धर्मराज होने के नाते युधिष्ठिर के ऊपर वो धब्बा लगा हुआ है, आपको मालूम है? ये पढ़िए, युधिष्ठिर का धर्मराजत्व तो चला गया है उसकी वजह से। युधिष्ठिर धर्मराज कहे जाते थे, उनका धर्मराजत्व तो चला गया। सिर्फ एक बात उन्होंने बोली कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, बाद में बोले किंतु हाथी, और उस पर शंख बजा दिया गया था, तो किंतु हाथी सुनाई नहीं पड़ा था। इसे कहा गया आधा झूठ, इसे कहा गया गुमराह करना। और ये धब्बा इतना बड़ा था कि युधिष्ठिर फिर धर्मराज नहीं बचे। आप समझिए, तो आप इस संस्कृति की बात करते हैं, आप भारत की संस्कृति की बात करते हैं, ये क्या है? ये गुमराह करना नहीं है। आपके पास सूची है 16 नामों की, और आप क्या करते हो? एक यादव और एक मुसलमान नाम लेते हो ताकि जनता के अंदर समाजवादी पार्टी के मुख्य वोट बैंक आप जो मानते हो उसके खिलाफ नफरत पैदा हो। ये भारत वो भारत है जहां पे अभी कुछ साल पहले तक अखबारों को निर्देश थे कि ये ना फैलाएं कि किसने धर्म के कितने लोग मरे, झगड़े हों, किस जाति के कितने लोग मरे, संप्रदायों के बीच संघर्ष लिखा जाता था। ये तो अब बदल गया है, संप्रदायों के बीच संघर्ष हुआ, उपासना स्थल पे ये हुआ, ये लिखा जाता था, हताहत हुए। आप समझिए, अखबारों के लिए निर्देश नहीं थे। हम लोग उस दौर में भी रहे दीपक भाई। और अब ये दौर बदल गया, अब तो स्पेशली कहा जाता है ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए आशीष भाई, मसला ये भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब कहा जाता था कि संप्रदाय विशेष में संपर्क संघर्ष हुआ या हताहत हुए तो उसमें हिंदू हताहत होते थे, ऐसा भी नहीं है। सुनिए तथ्य क्या है, इस जनता को प्रचार में गुमराह हमेशा से किया जाता था,
लेकिन मुख्यमंत्री नहीं करता था। हम्म, वो आरएसएस के स्वयंसेवक करते थे, जो फैले हुए हैं। उनके ये सब साजिश रहती थी कि यहाँ इतने मरे, वहां 150 मरे, वहां दिया, वहां तलवार चला दी, वहां ये जला दिया। असलियत नहीं रहती थी, गुमराह करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं करता। क्यों? अब मैं आपको दूसरी बात, हम लोग क्यों इतना तक नाराज होते हैं? हमारी कोई जाति वो नाराजगी नहीं है योगी से, लेकिन लगता है कि एक मुख्यमंत्री कैसे ऐसा कर सकता है, सच को झूठ बोला। मैंने आपको महाभारत का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको प्रशासनिक असफलता को एग्जाम्पल दिया, जिसकी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और मैं तीसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको। हमारे देश में गृह मंत्री हुए हैं, बड़े महान गृह मंत्री हैं, आपका नाम बता देंगे। योगी जी भी उनको बड़ा महान मानते हैं, योगी जी भी बहुत महान मानते, कोई इत्तेफाक नहीं है हमारे योगी जी में। मोदी साहब बस नहीं मानेंगे। उनका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री, और लाल कृष्ण आडवाणी के गृह मंत्रालय से एक फेलोशिप होती है, और वो फेलोशिप मिलती है गोरखपुर के बगल के जिले आजमगढ़ के राय साहब को, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, विभूति नारायण राय। कोई प्राइवेट पैसे से नहीं, कोई विदेशी फंडिंग जो आरोप लगाते हैं नहीं, होम मिनिस्टर गृह आडवाणी के होम मिनिस्ट्री के पैसों से मिलती है विभूति नारायण राय को, जो आईपीएस ऑफिसर है। और वो एक किताब लिखते हैं, एक शोध लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, और उस रिसर्च बुक का नाम है सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस। आप पढ़ लीजिए, सबके पास होगी। और सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस को लिखने वाले विभूति नारायण राय भारत के एक एक दंगे, एक एक उसकी कलई खोल देते हैं आंकड़ों के साथ। और ये उनका कहना है कि दंगे में मरे भी मुसलमान ज्यादा, उनके घर, संपत्ति, दुकानें नष्ट भी सबसे ज्यादा करी जाती हैं, और जेल भी सबसे ज्यादा वही जाते हैं, भुगतते वो हैं। और र्यूमर क्या फैलता था? ये है सच जो हम जनता नहीं जान पाती है। इसमें कौन मुसलमान नहीं लिख रहा है, ये फैक्ट मैं बताता हूं जो जनता नहीं जान पाती। लेकिन इन सारे दुष्प्रचारों के बावजूद एक, अभी तो माहौल बदल गया है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये शोभा नहीं देता है कि जब वो सूची कहता है, जब बच्चे बच्चे के मोबाइल पे 16 नामों की सूची है, जब मोहम्मद इमरान की खींची हुई फोटो से पुष्टि हो रही है, तो आप इस व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हो कि यादव और मुसलमान, और सिर्फ यही नहीं कहते हो, आप शब्द जोड़ते हो कि सद्भावना। क्या सद्भावना खराब शब्द है? क्या खराब सद्भावना इनकी खराब शब्द है? और फिर क्या कहते हो? बुलेट चलाएंगे। बुलेट का मतलब है गोली। आप बोल रहे हो, बचा नहीं पा रहे। आप टेनी और उनके लड़के को सजा नहीं रखवा पा रहे थे। आप हाथरस कांड के अंदर जो न्याय नहीं करवा पा रहे थे। आप कितनी घटनाएं होती, कुलदीप सेंगर वाला हाल सब जानते हैं, और 20 में एग्जाम्पल दे दूं आपको, और आप कहोगे हम बुलेट चला देंगे। मतलब इसलिए क्योंकि वो यादव मुसलमान, बाकी आप चला के दिखाओ तो भाई, आपके पुलिस वाले विवेक तिवारी को गोली मार देते हैं इसी गोमती नगर में। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और योगी जी को जब उनके ऊपर राजनीतिक हमले हो रहे हैं, जब उनके लिए ये सब तमाशे रचे जा रहे हैं, तब तो उन्हें। और आज मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, सुनिए आशीष भाई, क्यों जनता को बहुत सारी चीजें ना मीडिया बताता है, ना उसके पास बेचारी कमाए गरीबी में, कि मजदूरी करे, कि मेहनत करे, कि यहाँ ये सब करे। एक किताब मुझे सवेरे सवेरे मिली है, साखी। प्रोफेसर सदानंद शाही ने, बीएचयू के जो रहे हैं प्रेमचंद विद्या अध्ययन पीठ के अध्यक्ष, उन्होंने निकाली, उसकी किताब है। वो गोरखनाथ पे है। आप गोरखनाथ को पढ़िए, जिस गोरखनाथ के नाम पे मैं पढ़ रहा हूं आज ही, वो गोरखनाथ, उसके कितने मुसलमान, क्या हिंदू, क्या चीजें। उस गोरखनाथ के नाम पे बना गोरखपुर, उस गोरखनाथ के जिन्होंने धज्जियां उड़ा दी इन सारी चीजों की, आपसी प्रेम और मनुष्यता को बिल्कुल जीवित कर दिया, उस गोरखनाथ के वारिस होने की आप बात करते हो।
उस मैं 10 गोरखनाथ सेकंड का अंश आपको तो ले रोकूंगा, मैं लीजिए। 10 सेकंड। आज जी बिल्कुल। आपने बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम लोग मतलब साथी मेहमान रहते हैं और बहुत ऐसे मार्मिक मुद्दों पर पॉइंट पे आ जाएं। मैं 2-3 बार ये चर्चा कर चुका हूं, जब भी योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ पर, मैं फिर वही बातें हैं कि ऐसी बातें कड़वी करूंगा। गोरक्षपीठ पर भगवान गोरक्षनाथ महामानव, महासंत, जो भी आप कहें, ईश्वर कहें, गोरक्षनाथ के विचारों पर धब्बा है, धब्बा धब्बा। ये शब्द बहुत हो सकता है कड़वा हो। गोरक्षनाथ आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़िएगा तो मैं एक स्पेशली आपसे वीडियो इस पर, क्योंकि मैंने इसके कुछ हिस्से पढ़े हैं, मैं बगल का रहने वाला हूं, मैंने कुछ हिस्से पढ़े हैं। गोरक्षनाथ जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय ही, मैं उस दौर को जब पढ़ा तो ये सामाजिक आंदोलन मुझे लगा, उस दौर में एक सामाजिक क्रांति लगी मुझे दीपक भाई। ये कोई कर्मकांडी पंथ नहीं था, ये क्रांति थी उस दौर में। या पिछड़े दलित जो मुस्लिम, उस दौर में जब ये गोरखनाथ में पीठ की स्थापना हुई तो मुसलमानों का बड़ा भारी योगदान है। दलितों और पिछड़ों के लिए, दलितों और पिछड़ों के लिए तो एक क्रांति, उनके अधिकारों के लिए, समानता के लिए क्रांति थी। और बताइए उस पीठ का पीठाधीश्वर, उस पीठ का पीठाधीश्वर वो सामाजिक क्रांति का द्योतक था। ये अलग बात है कि इधर पिछले 50-60 साल से कैसे चल रहा है राजनीतिक एजेंडा, या एक जो है सेंटर बना, पावर सेंटर के रूप में स्थापित हो गया। ये और बहुत सुनिए खतरनाक है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आप। आशीष भाई, ये जो मुद्दा है, अब मैं इसकी कह रहा हूं, मैं अलग अलग लेयर्स पे बात करना चाहता हूं। मैं ये तो नाम ऐसे ले रहे थे इस देश ने, अभी 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में काकोरी मनाया जाएगा, काकोरी का 100वां साल मनाया जाएगा। काकोरी के नायक कौन थे? अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की जोड़ी को ये पवन यादव अफरोज की जोड़ी से बदलना चाहते हैं। कैसे बदल सकते हैं भाई? ये कौन सी, ये एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसको मान लीजिए, मैं तो कहता हूं सब के सब मुसलमान होते हैं तो भी उसको ये बचाना होता कि समाज में दुर्भावना ना फैले, एक समाज, एक वर्ग दूसरे के खिलाफ नफरत ना करने लगे, तो भी छुपाया जाता, तो भी कहा जाता कि नहीं अपराधी अपराधी है। सब यादव होते, सब कोयरी होते, सब जाटा होते, सब पंडित होते, तो भी जातीय दुर्भावनाएं नहीं पैदा करी जाती हैं, धार्मिक विद्वेष नहीं पैदा करा जाता है। नेतृत्व का काम है, नायक का काम है, अभिभावक का काम है कि सद्भाव और शांति बनी रहे, लोगों में अविश्वास ना पैदा हो। और ये क्या कर रहे हैं? वो युधिष्ठिर के, धर्मराज के जो धाग है वो भी भूल गए। इसे कहते हैं झूठ फैलाना। यह आरएसएस फैलाता था, मुख्यमंत्री थोड़ी फैलाएंगे। और सुनिए, समाज में औरतों के प्रति जो दुर्भावना है, जो द्वेष है, या जो छेड़खानी है, जो लैंगिक अपराध हैं, ये पैदा कैसे होते हैं समाज में? ये पैदा होते हैं 2 तरीके से हैं। एक पेट्रियार्की, जिसे पितृसत्ता कहते हैं, पितृसत्ता जो औरतों को कंट्रोल में रखने की, उनको हैसियत बताने की समझ पे आधारित है। और दूसरा कंज्यूमरिज्म से पैदा होते हैं, उपभोक्तावाद, जो हर चीज को एक माल समझता है, बिकाऊ, जो एक तरीके से प्रोडक्ट के रूप में चीजों को देखते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, वो उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो कंज्यूमरिज्म वाली हैं, जहां पे हर चीज बिकाऊ है, हर चीज एक माल बन रही है, संवेदनाएं भी माल बनी जा रही हैं। एडवर्टाइजमेंट्स देखिए आप, जो इनके डोनर्स हैं, उनकी कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट देखिए, मोटरसाइकिल की भी तस्वीर होगी तो लड़की का शरीर बन जाएगा। है, आप ये देखिए, ये सारे विज्ञापन देखिए, सारी कंपनियों का नाम मैं बताता हूं, चाहे वो अडानी की हो, चाहे अंबानी की हो, चाहे जिस कंपनी की हो, एक कमोडिटी बना देना, एक माल बना देना, एक प्रोडक्ट बना देना औरतों को, एक वो कंज्यूमरिज्म पैदा हो रहा है, जो जिस लिबरल इकोनॉमी की वजह से पैदा हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी उसकी स्पीड बुलेट ट्रेन से तेज करे हुए है।
खोल दो सारा बाजार, विदेशियों को आने दो, विदेशी बाजार आने दो। इनका झूठ था स्वदेशी जागरण मंच, फ्रॉड था, गायब कर सब दिया फ्रॉड, इन्होंने खुद। सब फ्रॉड। दूसरा सुनिए, दूसरा पितृसत्ता, पेट्रियार्की, और वो पितृसत्ता का नमूना योगी आदित्यनाथ के अंदर और इनके तमाम विचारधारा में इस कदर भरा हुआ है कि मैं नहीं कह रहा हूं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लीजिए, मैं अभी आपको फोटो भेज दूंगा खबर के साथ, फ्रंट पेज की फोटो है जिसमें योगी आदित्यनाथ का बयान है कि औरतों को पिता के, भाई के और उसके पति के कंट्रोल में रहना चाहिए, वरना ये बिगड़ जाएंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का मुझे एग्जैक्ट नहीं माना, ये छपा हुआ है अंग्रेजी में, मैं अभी आपको भेज दूंगा, मैं ढूंढ रहा हूं। यही तो मनुस्मृति में भी है। अब जो है, अब आप कल्पना करिए, जिस मुख्यमंत्री या जिस पार्टी की ये इमेज होगी, आरएसएस ने कभी महिलाओं को अपना सदस्य नहीं बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक में महिलाएं क्यों नहीं है? क्या वो बराबर की भागीदार नहीं है? आजादी के आंदोलन में महिलाएं हैं, आजादी के आंदोलन में लक्ष्मीबाई भी है और कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी हैं, बंदूक चलाते हुए हैं दोनों लोग, तलवार चलाते हुए हैं, कैप्टन लक्ष्मी सहगल तक हैं और लक्ष्मीबाई भी हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो 1925 में बनता है उसमें महिलाएं नहीं आ सकती। इस पितृसत्तात्मक सोच वाले लोग जब आज सत्ता में आए हैं, और जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ, बाकियों में भी छपा होगा, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिप रखी हुई है, मैं भेज दूंगा, उसमें अगर इनके समर्थक ये मान लेंगे कि औरतें अगर सड़क पे निकलेंगी आजाद होके तो वो हक उन पे कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उनको ऐसे नहीं निकलना चाहिए, तो क्या दिक्कत आएगी भाई? अकेले नहीं निकलना चाहिए, उनको कंट्रोल में रहना चाहिए, ये समझ है। या औरतों की सुरक्षा की बात करेंगे या औरतों को कैद में रखने की बात करते हैं। छेड़खानी मुद्दा नहीं है इनके लिए, जल भराव मुद्दा नहीं है, यौनिक अपराध मुद्दा नहीं है, इनके लिए मुद्दा है कि 16 लोगों में एक मुसलमान नाम ले आओ, बस 16 लोगों में एक मुसलमान। कायदे से भाई हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से अगर प्रोपोर्शन रखा जाए तो 100 में अगर 20% भी मान लिया जाए मुसलमान है, 18% तो 2 तो होने चाहिए, तो एक ही निकला। एक यादव ले आओ, कितनी नैरो माइंडेड सोच है। बहुत हम ये नहीं कह रहे कि यादव अपराधी नहीं होंगे, लेकिन यादव अपराधी होंगे तो मोहन यादव भी तो हो सकते हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। वो अलग हो जाएंगे और ये पवन यादव को आप जो है सद्भावना एक्सप्रेस में सवार करवा दोगे, है कि नहीं? मोहम्मद अफरोज आपके लिए बुलेट ट्रेन के लायक हो जाएगा, बुलेट के लायक हो जाएगा, और आपके जो दानिश मंत्री है, जो मुख्तार अब्बास नकवी है, जो आपका मुस्लिम मंच है, वो कहां जाएगा? उसके मुसलमान। तो ये जनता को गुमराह भी करते हैं, फायदा भी उठाते हैं, लेकिन जनता समझने लगी है। और मुझे योगी जी से ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। योगी जी ने, हमें तो पूरी उम्मीद थी, हमें देखिए नहीं, मुझे लग रहा था कि योगी जी पर जिस तरीके से राजनीतिक हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हो रहा है, इस समय वो संवेदनशीलता से और मतलब एक ठोस नेतृत्व की कोशिश करेंगे। उनसे इतनी सतही राजनीति की उम्मीद नहीं थी। मैं पूछता हूं, आप योगी जी के बयान निकाल लीजिए, 1900 उसके बाद से लगातार सार्वजनिक संपत्ति की क्षति पहुंचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। इनको कितने कावड़ियों के नाम पता है जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों को रौंद दिया, सड़कों को उत्पात मचा दिया, उन पर फूल बरस रहे हैं, इनको मालूम है उनके नाम? उन रास्तों से दीपक भाई, सुनिए, उन रास्तों से मैं बताऊं आपको, आज की तारीख में उन रास्तों से मुसलमान तो दूर है, जा ही नहीं रहा है, हिंदू भी गुजरता है तो सहमा सा रहता है, वो सहमा रहता है। और जो है इतना मतलब, और जो आपने कहा कि आपको उम्मीद नहीं थी, मैं बताऊं आपको, मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि आपने एक बात कही थी कि दुर्भावना, ये लोग दुर्भावना फैलाते हैं। जिसका राजनैतिक अस्तित्व, जिनका सामाजिक अस्तित्व सिर्फ नफरत और दुर्भावना पर है, सिर्फ बंटवारे पर है, सिर्फ जहल पर है, आप बताइएगा या कोई बताए मुझे, अगर इनके विचारों से नफरत निकाल दीजिए, दुर्भावना निकाल दीजिए, जहल निकाल दीजिए, विद्वेष निकाल दीजिए, इनका अस्तित्व कहाँ है? इनका सियासी, ये लोग जब सियासी झंझावात में फंसते हैं, सियासी तूफान में फंसते हैं, तो फिर जहर का डोज बढ़ाते हैं, फिर नफरत का। ये बेसिकली स्ट्रेंथ थी। आदमी क्या होता है, कहते हैं ना कि जब बल्लेबाज किसी मुश्किल पिच पर होता है तो अपने स्ट्रेंथ पर उसको काम करना चाहिए।
मैं बड़ा बेसिक पॉइंट पे इनको एनालिसिस कर रहा हूँ महाराज जी को। मैं जी जब बैट्समैन होता है किसी मुश्किल पिच पे जाता है, विदेशी पिच पे, बाउंसी पिच पे भारतीय बल्लेबाज, तो कमेंटेटर सब कहा करते थे कि बेसिक्स पर, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए, स्ट्रेंथ पर। तो बेसिकली अब इस समय मुश्किल पिच पर हैं योगी आदित्यनाथ, और वो अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ताकत ही है यही नफरत, यही विभाजन, यही दुर्भावना, यही उनकी स्ट्रेंथ है, और कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और मैं, आपने जो मोहम्मद इमरान का आज चर्चा, ये बड़ा मतलब मुझे बड़े दिल से छूने वाली ये चर्चा है। ये सिर्फ प्रोफेशनल हम डिबेट नहीं कर रहे, वैसे हम कभी भी नहीं करते, लेकिन ये बिल्कुल मैं कल भाषण सुन रहा था प्रतिष्ठा की बात, जरा सुनवा दीजिए कंट्रोल रूम प्रतिष्ठा वाली बात, तभी आज चर्चा थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन सुनवाइए, सुनवा दीजिए प्रतिष्ठा। से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं, अब लोग बोलते हैं इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला। आखिर में बड़ी सही बात कही कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। अगर जनता समझदार होगी तो दोबारा चढ़ेगी नहीं। प्रतिष्ठा, क्या क्या बातें करते हैं लोग, जो बात करते हैं उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। आखिरी कमेंट कर दीजिए प्रतिष्ठा पर, कितनी प्रतिष्ठा पर आज तक हासिल की है। देखिए और मैं तो सिर्फ एक चर्चा, और एक बात और जोड़ दीजिएगा, नजूल वाला बिल ला रहे थे, सरकार वर्सेस संगठन छिड़ा हुआ है। बिल बताइए, बिल मुख्यमंत्री, पहली बार ऐसा मैंने देखा कि प्रचंड बहुमत वाला मुख्यमंत्री, सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री, अपना ही बिल, मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी बिल, उसके संगठन के लोगों ने डस्टबिन में किनारे कर दिया, जाओ प्रबंध समिति में। कितने बार बेइज्जत हो गए भाई, पार्टी के भीतर भी तो बेइज्जती हो रही है। नहीं, देखिए बेइज्जती कोई बात नहीं, अनुराग ठाकुर जाति पूछ रहे हैं, ये जातियां बता रहे हैं, ये इस देश में चल रहा है, आप समझ रहे हैं ना। राहुल गांधी ने कहा कोई बात नहीं, आप कर लो बेइज्जती, इन्होंने अखिलेश यादव की बेइज्जती करी। बेइज्जती अखिलेश यादव की नहीं हुई है, जब आप धुलवाते हो, जब आप जो है धुलवाते हो या राहुल गांधी करते हो, राहुल गांधी की बेइज्जती नहीं होती है, आप बेनकाब होते हो, पहली चीज। दूसरी बात, फिर भी भाई हम लोग का काम है, मनुष्य लगातार बदलता है, मनुष्य लगातार जब गलतफहमियों से जुड़ा होता है तो दूसरी बात करता है, जब उसे सत्य का ज्ञान होता है तो दूसरी बात करता है। तो आज जब मुझे वो किताब मिली गोरखनाथ वाली, तो उसके साथ उपनिषद का एक वाक्य मिला। उपनिषद का वाक्य था, मुझे शाही जी ने सुनाया। उन्होंने कहा कि भाई कि जो सत्य है, सत्य जो है सोने के उससे ढक्कन से कैद है, मतलब उस पर रखा हुआ है, तो उसको हटाया जाता है। ज्ञान सत्य की खोज उसके अंदर से होती है, सब जो है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है सोने के ढक्कन से। तो जैसे जैसे वो चीजें होनी चाहिए, अब एक योगी जी को, तो मुझे ऐसे ही लगा कि योगी को सोने के ढक्कन का क्या काम, वो हटा दें, सत्य सामने आने दें, इनका व्यक्तित्व बदलने दें। मेरा मन किया कि मैं अखिलेश जी या राहुल जी से अनुरोध करूं कि भाई, या मेरे ही बस में हो कि इनको किताब दे दूं कि भाई गोरखनाथ को याद कर लीजिए, जिस गोरखनाथ परंपरा की अब आप बात करते हो। और बाद में ये पता चल रहा है, ये ऐसी चीज है कि आप सोचिए, आपने अपने समय के यदुवंशी कृष्ण कहे जाते हैं, आपने अपने यहाँ के अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ये सब कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर मान लीजिए अपराधी होंगे तो क्या कहेंगे कि ये मुसलमान है, छोड़ देंगे उनको? आप बताइए। क्या यूरोप के अंदर अपराधी होंगे तो कहेंगे क्रिश्चियन, इनको छोड़ दो? आप अच्छा छोड़िए,
जब इस देश में मुसलमान नहीं थे, जब इस देश में सब मान लीजिए सवर्ण थे, मान लीजिए कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था या बाकी तमाम झगड़े हो रहे थे, तब अपराधी थे तो छोड़ दिए जाते कि एक ही धर्म के हैं, एक ही उसके हैं। अपराध का रिश्ता अपराधी से, अपराध से होता है, वो कोई करे। मैं अभी एक पोस्ट पढ़ रहा था, इस देश में तो आसिफा और गीता पे की कौन मुसलमान लड़की हिंदी हुए होने लगा है। आपके घर का, मैं आशीष जी पूछूं, आपके घर का कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ कर आए या बदतमीजी करके आए और आपको पता चले, तो आप अपने लड़के को पीटोगे, उसको समझाओगे, उसको सुधारने की कोशिश करोगे, या पता करोगे कि उसने किसी हिंदू को छेड़ा है या मुसलमान को या दलित को या ब्राह्मण को? आप बताइएगा। और ये बात मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं मोदी जी के लिए कह रहा हूं, योगी जी के लिए कह रहा हूं, उनके मंत्रियों के लिए कह रहा हूं, सभी के लिए कह रहा हूं। व्यक्तिगत जीवन में अगर उनके घर का कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ कर आएगा तो तमाचे मारेंगे, पहले सुधारेंगे, उससे कहेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि वो किसके घर का उसको छेड़ के आया, क्योंकि चिंता अपने लड़के को बचाने की है, उसके भविष्य को बचाने की है, उसको सुधारने की है। आपकी जिम्मेदारी है 16 लड़कों को सुधारें, दंड दें या उनके विचारों को बदलने की कोशिश करें, जो होती है। जेल यातना गृह नहीं है, जेल सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। अब आप सब जानते होंगे कि अपराधी हमें समाज बनाता है और हम समाज में कोशिश करते हैं कि अपराधी उस प्रवृत्ति को छोड़े। तो ये जो 16 लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं देखोगे कि इनका अपराध क्या है, आप ये देखोगे इनकी जाति क्या है। तो ब्राह्मण लोग क्या बच जाएंगे? ब्राह्मण लोग बच जाएंगे, साहू लोग बच जाएंगे, कायस्थ लोग बच जाएंगे। ये क्या है? ये दो नाम लेकर आप जो चाहे कर दो, आप फांसी चढ़ा दो अगर कानून कहता है, लेकिन ये मत करो कि एक ही अपराध में एक का नाम लेके आप ऐसा करो, ये करो। ये समाज बट जाएगा, ये समाज बहुत बट जाएगा। ये एक दूसरे से बिल्कुल, ये क्या तमाशा हो जाएगा भाई। और ये नहीं करना चाहिए था, ये अशोभनीय है। ये इतनी सस्ती राजनीति मत करे। अभी योगी जी के पास 3 साल हैं। योगी जी अगर गोरखनाथ को अपने जीवन में उतार लें तो 3 साल में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। मैं एक बात चलते चलते कहूंगा, एक बात मैं चलते चलते कहूंगा, जीवन में उतारना हमने बहुत, कम से कम 25 साल से ऊपर हो गया, 27 26 27 साल देखते हुए, बड़े करीब से देखते हुए, बड़े करीब के लोगों को भी देख रहा हूं। वो तो मुमकिन नहीं है, उनकी चरण धूलि ही पर्याप्त है तरने के लिए। गोरक्षनाथ की चरण धूलि ही, उनके विचारों की वैचारिक चरण धूलि ही तरने के लिए पर्याप्त है इनके। लेकिन उम्मीद कम ही है। मैंने एक बात कहा कि जिसका अस्तित्व ही इन्हीं विभाजनकारी बातों पर, नफरती बातों पर अस्तित्व होता है, वो उसी पे जाता है, अपनी स्ट्रेंथ पर ही काम करता है, तो स्ट्रेंथ ही उसी को बना रखा है। ये काम नहीं आ रही है, ये नहीं काम आएगी। हम लोग आलोचना जरूर कर रहे हैं आशीष जी, जनता के अंदर रिएक्शन था इसका। आज पार्कों में, शहर में, बाकी जगह पे रिएक्शन था इसका, क्योंकि हर आदमी, किसी को नहीं पता था कि वो जातियां कौन है, वो लोग कौन है। मैंने देखिए शुरुआत करी थी, उस लखनवी तहजीब ने इसकी आलोचना करी थी। आप हर पोस्ट पढ़िएगा कि लखनवी तहजीब हुई तार तार, तो फिर लखनवी तहजीब है क्या आपको जानना पड़ेगा। फिर मैंने आपको लखनवी तहजीब के एग्जाम्पल दे दिए, क्या है लखनवी तहजीब, और उस लखनवी तहजीब को आप फिर वापस तार तार कर रहे हो दोबारा। तो ये दिक्कत है। आपको एक बार भी नहीं ध्यान आया कि तुम्हारा नगर विकास मंत्री क्या कर रहा है, तुम्हारा मेयर क्या कर रहा है, तुम्हारी नगर पालिका क्या कर रही है। मर सकते हैं, मरीज फंस सकते हैं, ये सब करते हैं, ये सब नहीं ध्यान आता। सिस्टम नहीं चलाना है। हाँ, अफसर, नेता, मंत्री ये सब तो ईश्वर के दूसरे रूप हैं, तो ये गलती कर ही नहीं सकते। गलती तो हमारी आपकी है, जो इनको चुन करके हमने इनका अपना आका बना दिया, अपना भगवान, अपना खुदा इनको बना दिया, हमारी गलती है। अफसर मंत्री ये गलत होते ही नहीं है। कभी भी देखिए वहां पर जो है बच्चे, IAS वाले बच्चे डूबे, कोई MCD का अफसर गिरफ्तार हुआ, कोई नेता गिरफ्तार हुआ, कोई मेयर पे मुकदमा हुआ, नहीं। खैर चलिए, लेकिन फिर भी चलते चलते भी कहते हैं कि इस देश से ऐसे नफरती लोगों को डिलीट करना होगा वैचारिक रूप से। देखिए मैं तो बस एक शेर, वैचारिक, हाँ बोलिए। शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं।
कि उनका जो काम है अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और ये अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती का शहर है। यहीं पे मुकदमा चला था इसी लखनऊ में। ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की विरासत का शहर है। तो आप ये मौलाना आजाद और गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खां की दोस्तियों का देश है। इसमें जो अपराधी है उसे सजा दीजिए, उसे जाति और धर्म और इसमें मत बांटिए, गुमराह मत करिए। गुमराह करने से नुकसान होगा, सबका होगा। मतलब ये एक मुख्यमंत्री के पद पे बहुत ही अशोभनीयता, शोभा नहीं देता है। और एक वो मुख्यमंत्री जो गोरखनाथ से निकला हो, वो तो थोड़ा सा नॉर्मल राजनीतिक जैसे होते हैं, वो अलग बात होती है। एक गोरखनाथ की विरासत वाला इंसान जो उससे कहते हो, वो इस पे अगर मजा लेगा, सद्भावना और बुलेट कहेगा, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये तकलीफ का मुद्दा था ये कि हमारे बिल्कुल प्रदेश का इसीलिए मुख्यमंत्री हम ये कर लेकर रहा के है। आए। ये बहुत मामूली तकलीफ नहीं, ये बहुत तकलीफ का मुद्दा था और तकलीफ का मुद्दा अभी भी है। हम ये देखना होगा कि ये नफरत और मोहब्बत की बात जो आपने कही, ये हम किसे चुनते हैं। ऐसे ही नफरत परसों फैलाने आशीष वालों भाई, को। परसों 31 जुलाई को इस देश के जाने माने उपन्यासकार, गोदान लिखने वाले प्रेमचंद की जयंती हमने मनाई है। प्रेमचंद जो उर्दू के भी हैं, उर्दू में भी लिखा, अंग्रेजों ने उनकी किताबें प्रतिबंधित करी, हिंदी के हुए तो हिंदी के दिग्गज बने। और उन प्रेमचंद ने, आप क्या देखिए, पंच परमेश्वर ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए, उस प्रेमचंद की लिखी हुई ईदगाह से बेहतर कहानी आपको कहां मिलेगी। आप उस प्रेमचंद, उसी बनारस के प्रेमचंद, उसी लमही के प्रेमचंद आपके बगल का जिला है, और वहां के प्रेमचंद की विरासत को हम लोग लेकर आ रहे हैं। आप पढ़िए तो क्या दोस्तियां, कैसे रिश्ता। आपको जुम्मन और पंच परमेश्वर याद होगा, अलगू चौधरी और जुम्मन की कहानी। बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करोगे। तो यहाँ पे तो ये जज साहब बैठे हैं योगी जी, ये ईमान भूल गए। किसका डर था, किसका बिगाड़। तो थोड़ा सा तकलीफ होती है तकलीफ थोड़ी इस नहीं, विरासत तकलीफ के लोग बहुत क्या है। सोचते हैं। क्योंकि जी आपने कहा कि जो है मामला बिगड़ जाए, मामला बिगड़ चुका है। अब मामला जितना बिगड़ चुका है, जो थोड़ा बहुत बचा है वेंटिलेटर पर ये समाज जाए, हमारा समाज वेंटिलेटर पर चला जाए, उससे पहले अभी अभी एक मैं डॉक्टर के यहाँ गया था, तो उसने कहा कि सेहत में एक लेवल होता है जहां से रिवर्सिबल होता है, उसके बाद मामला हाथ से निकल जाता है। तो बस अभी अभी जहां पर हम पहुंचे हैं, हमारा समाज देश जहां तक इन लोगों ने, माननीय लोगों ने पहुंचाया है, अभी रिवर्सिबल के लगभग आसपास है। अभी वापस आ सकते हैं, इससे बिल्कुल आगे बिल्कुल गए तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, फिर वेंटिलेटर पर जाने पर भी बचना नहीं है इस समाज को। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। सत्ताएं आती जाती रहेंगी, मनुष्यता और देश बचा रहना चाहिए, समाज बचा रहना चाहिए। सत्ताओं का क्या और है, आएंगी जाएंगी। मानवता रहेगी बस तो देश भी रहेगा, मानवता रहेगी बिल्कुल। तो देश भी रहेगा। मानवता बचाइए। इजाजत दीजिए हमें, दीपक भाई, आपने चलिए, वक्त दिया, क्योंकि बड़ा बहुत बहुत ये मसला हमारे लिए आज, मैं पहली बार डिबेट 40 मिनट से ज्यादा की किया हूं, नहीं तो 26 अरे 27 मिनट में वाइंड अप करता हूं। लेकिन नहीं ये नहीं, मुझे बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। अंदर तक कचोट रहा था मामला। धन्यवाद, आपने वक्त दिया। शुक्रिया। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।